Hello everyone. I hope you guys are well. As you know, we are doing GKHYT series और उसमें हम पहले पॉलिटी खत्म कर रहे हैं. हमने कई सारे पॉलिटी के टॉपिक कर लिए हैं. अब हम आगे करते हैं. ठीक है? तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो विल मूव अहेड विद प्रेसिडेंट. लेकिन मैं आपको पहले हमने क्या कर लिया एक बार लेट मी शो यू. अच्छा, HYT का मतलब यू नो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे सवाल आने ही आने हैं. ठीक है? देखो, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज कर लिया था. ठीक है? अब थोड़ा सा गैप हुआ था. यू आर अवेयर ऑफ द बैचेस. अभी हमारा न्यू बैच लॉन्च की वजह से थोड़ा डिले हो रहा था. पर उस अब सही है, अब सॉर्टेड है, अब रेगुलर चलेगा. ठीक है? अगर आपको बैचेस का नहीं पता है तो आप एक बार ग्रुप जरूर चेक कर लेना, एज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ठीक है? देखो, अभी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये जो टॉपिक है ना, हम ये करेंगे. प्रेसिडेंट और गवर्नर आप कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं. वाइस प्रेसिडेंट एक छोटा सा हिस्सा है तो वो कर लेंगे आप. उसके बाद आज आपको यही करना है. इन्हीं सबके आपको नोट्स करने हैं, रिवीजन कर अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं. आज आपका यही टारगेट है. कल फिर हम पार्लियामेंट, फिर जुडिशरी, खत्म ही हो जाना है जल्दी. ठीक है? देखिए, बिफोर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट मैटर, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ. अगर एक बार सुन लो, अगर आपके काम का ना लगे तो आप इसको मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है? देखिए, क्या है ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं. आपके मन में भी बहुत सारा ख्याल है. मैं हमेशा ये सोच के, आपको पॉइंट सेंटर में रख के ये सोचती हूँ कि क्या बेटर है, क्या बेस्ट है आपके लिए. जैसा आप ये सारे डिजिटल नोट्स, ये जो नोट्स देख रहे हो, ये डिजिटल नोट्स बनाए हुए हैं. ठीक है? ये आपको आपको कलर इसका दिख रहा होगा, पेज का कलर करीब करीब थोड़ा सा येलोइश वार्म टोन में है, जिससे आपकी आंख में ना चुभे. और आप नोट्स देख रहे हो 8 पेज, तो 2 पेज हटा दो, 6 पेज के नोट्स है. ठीक है? तो 6 पेज के इसके हो गए. इसी तरह से इसके होंगे थोड़े, गवर्नर के होंगे थोड़े. तो आप नोट्स देख रहे हो, राइट? इसके 2 पेज ऊपर नीचे के हटा दो, तो कंपैरिजन भी है इसमें. तो 8 पेज के होंगे. तो वाइस प्रेसिडेंट के भी होंगे 2 पेज के. तो कहने का मतलब ये है, मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ इट, अगर आपने ऐप पे आप हो के नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं हो तो यू मस्ट बी देयर. नहीं तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ. देखो, आपको पढ़ना कैसे, अगर आपको उसको फुल बेस्ट तरीके से याद रखना है ना, आपको पढ़ना कैसे चाहिए. देखिए, हमें सिखाया जाता था कि आपको पढ़ना वैसे चाहिए कि आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर रिवाइज कर पाए. ठीक है? तो 1 डे बिफोर रिवाइज करने के लिए, अब आपको पता है टाइम है नहीं. मैंने आपको क्या दे रखा है कि नोट्स तो है ही अपने पास, फिर क्या है, माइंड मैप्स हैं. ठीक है? और क्या है, एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस, और भी बहुत सारी चीजें. पर कहने का मतलब ये है कि हमको, एक सेकेंड, हमको क्या करना है. एक दिन क्या हम ये सारे 8 पेज, 6 पेज, 2 पेज, 5 पेज जो भी नोट्स है सबको हम क्या एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं? नहीं. 2-4 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? नहीं. ये तो पॉलिटी की बात चल रही है. तो अगर आप इन्हीं सबको जोड़ेंगे, तो पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे. तो हमने डिजिटली पढ़ना था ना, इस वजह से बहुत आराम से स्पेस लेके बनवाया हुआ है. बहुत कंसाइज, एकदम कंजस्टेड करके नहीं बनाए. ठीक है? तो इस वजह से वो आपको 8-10 पेज दिख रहा है. अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि वो 100 पेज, 150 पेज की तो केवल पॉलिटी हो जाएगी. तो 500 पेज का आप पूरा का पूरा नोट्स बना लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा निकलवा के. क्या आप उसको एक दिन पहले रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. इसीलिए मेरा एक सुझाव है, आप वो ध्यान से सुनिएगा. आपको पढ़ना कैसे चाहिए, जब आप सबसे पहले आपको पता है कि आज प्रेसिडेंट होने वाला है. एक सेकेंड, बस मुझे थोड़ा सा, यस, आपको पता है आज प्रेसिडेंट होने वाला है. ठीक है? आप क्या करो, स्टार्ट करने से पहले नोट्स पढ़ के आओ. आपने क्या किया, आप गए, आपने नोट्स पढ़ा पूरे अच्छे से डिटेल में. नोट्स पढ़ने के बाद आपने कुछ समझा कि अच्छा, इस नोट्स में ये बातें कही जा रही है. यार, आप खुद भी तो पढ़ के समझ सकते हैं ना, इंसान, बड़े बच्चे हो आप लोग. नोट्स पढ़ के समझे. फिर आपने क्लास देखी. ठीक है? क्लास देख के क्या समझा कि क्या क्या मैं नहीं मिस कर रहा था, क्या क्या मैं नहीं समझ पा रहा था. तो एक बारी और रिवाइज हो गया. आपने नोट्स पढ़ा, एक बारी क्लास देखा, रिवाइज हो गया. अब क्या करूं, एकदम सिंपल सा. अब जब दोनों आपको पता चल गया ना कि आपने क्लास देख ली, नोट्स नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया. अब अपना एक पेज उठाओ. ठीक है? एक A4 साइज का पेज उठाओ. उस पे केवल वो बातें लिखो जो आपको इन दोनों नोट्स और क्लास के बाद भी याद नहीं रही, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाओगे. ठीक है? रिवाइज करने के लिए तो नोट्स, माइंड मैप सब कुछ अवेलेबल है.
और आपने क्या करना है, अपना एक पेज का नोट्स बनाना है। आपने एक पेज उठाया, मैंने बच्चों को देखा कि वो हर एक चीज का लिखते हैं। जैसे टेस्ट में भी कुछ गलत होता है तो उसका पूरा जो सोल्यूशन दिया रहता है ना, दे राइट इट। मेरा बस इतना कहना है कि बच्चे क्या वो याद कर पाओगे, बाद में रिवाइज कर पाओगे? नहीं ना। पर आपको ये चीजें याद तभी होंगी जब आप 5 बार 6 बार एक ही चीज को पढ़ेंगे। राइट। तो इसीलिए कहना क्या है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए एक पेज का नोट्स बनाना है। आपने एक पेज उठाया, एक पेज, एक टॉपिक। ठीक है। मान लो आपने प्रेसिडेंट लिख लिया। अब प्रेसिडेंट में वो बातें लिखी है आपने जो आपको एक दो तीन चार नहीं याद हो रही है। आपने दोनों कर लिया, क्लास भी देख ली, नोट्स भी पढ़ लिया, फिर भी नहीं याद हो रही है। ठीक है। फिर क्या किया? क्विज दिया आपने। क्विज में आपसे बहुत सारे सवाल नहीं बन रहे। जो जो नहीं बन रहे उसके फैक्ट, मान लो 5 6 नहीं बन रहा, अच्छे से पढ़ोगे तो बन ही जाएगा, लेकिन 5 6 नहीं बन रहे, उसके फैक्ट्स उसमें ऐड कर लिया। फिर आप टेस्ट देते हो आगे जाके। इस प्रेसिडेंट के चैप्टर के ना दो तीन चीजें आपसे आप फिर भी भूल जाते हो, गलत कर देते हो, फिर आप उसे एक पेज में ऐड कर देते हो। ठीक है। अभी पार्लियामेंट करोगे, पार्लियामेंट बड़ा है तो एक पेज का आगे और एक पेज का पीछे, मतलब दो हो जाएंगे ना। तो आप A4 साइज के पेज में ये बनाओगे ना, कॉपी में ही बनाना, अलग से पेज करने की जरूरत नहीं है। पर कहने का मतलब, अगर वन टॉपिक वन पेज रहेगा तो आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। लोग आके मुझे जो भी कह ले, पर बात इतनी है, मैं वो करूंगी जो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। और अगर आपको रिवाइज करना है, कुछ छूट गया है, तो रिवाइज करने के लिए तो इतने प्यारे नोट्स हैं ही। उठाओ, डिजिटली कर लो, माइंड मैप्स है ही, है ना। तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड या आपको ऐसे बोलूंगी, डाउनलोड तो आप ऑफलाइन कर ही सकते हो, पर आपके फाइल एक्सप्लोरर में नहीं होगा। क्यों? अगर देखो, जो लोग भी पार्ट है ना इसका, आप देख रहे हो, मतलब मेरे घर पे कहते हैं नस काट कंपटीशन है एसएससी जैसे एग्जाम्स में। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर यहाँ पे आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे अपना और बाकियों में, तो कैसे पेपर निकलेगा? आप आप अगर मैं ये नोट्स डाउनलोड कर देती हूँ, आप नहीं बताए बांटेंगे लोगों को, लेकिन कोई ना कोई शेयर कर देगा। फिर वो हर गली मोहल्ले, हर टेलीग्राम ग्रुप्स और हर जगह सर्कुलेट होंगी। फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है। और वो हर जगह सर्कुलेट होती रहेंगी, कोई पढ़ेगा नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे जमा रहेगा और कुछ लोग फायदा उठाएंगे। पर आपका कहना है कि आप चुपचाप से लीजिए, शांति से कोने में बैठ के पढ़िए इस तरीके से, जिस तरीके से। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्विजेज इंपॉर्टेंट है। अभी जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कहना यही है कि वो देखिए जिससे आपका भला हो। ठीक है। बाकी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि मैं वही करूंगी जिसमें आपकी भलाई होगी। आपको आज भले ना समझ में आए। खैर, चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, ये आप देख लेना। हाँ। तो एज आई ऑलवेज टेल यू, अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज तेज बोल रही हूँ, बहुत वो कर रही हूँ, तो आप स्लो फास्ट अपने हिसाब से, स्पीड 1.25 इज रिकमेंडेड, आप करके क्लास सुन लेना। ठीक है। बाकी अब यहाँ पे करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ना यूनियन एग्जीक्यूटिव का सबसे शुरुआत है, स्टार्ट ही हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट मी टेल यू समथिंग। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एक सेकेंड। एक्चुअली मेरा आईपैड अभी जस्ट फॉर्मेट हो गया था। तो अब क्या हो गया है ना, कि मुझे अब हर एक चीज के लिए काफी एफर्ट मारना पड़ रहा है, फिर से सब सेट करना पड़ रहा है। देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं अगर। ये क्या होते हैं? जैसे आपने पहले बेसिक से समझो। आपने देखा ना, लेजिस्लेटिव होते हैं, लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जुडिशरी होता है। मैंने आपको कई बार बताया। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, इस लॉ को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कराता है, और जुडिशरी अगर कोई उस लॉ को फॉलो ना करे तो उसको सजा दिलाता है। ठीक है। तो अभी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव ही, पर यूनियन लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव, ये उसी की स्टार्ट है। ये बात करी जा रही है पार्ट 5 की। ठीक है। पार्ट 5 ऐसे लिख देती हूँ, पार्ट 5 की। ठीक है। कहाँ से आर्टिकल कहाँ तक? आर्टिकल आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है। कौन कौन आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, मैं एक बार ही लिख दूं। ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आएंगे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। एक सेकेंड। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सब बहुत जरूरी है। फिर प्राइम मिनिस्टर, और COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आएंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जान सुना है ना आपने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर मैं आर्टिकल बताऊं, आर्टिकल क्या होगा इनका, इनका स्पेशल आर्टिकल है, तो एग्जाम में सीधे पूछते हैं। आर्टिकल 76। ठीक है।
जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका डिटेल में बता दूंगी कि क्या कैसे है, क्या आता है। राइट, तो आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव याद रखना है। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आज ही कवर हो जाना है, बाकी तो आप धीरे धीरे करके डेवलप हो ही जाएगा। तो क्या याद रखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से 78 तक। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीओएम और अटॉर्नी जनरल आते हैं वाइस इसमें, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, इसको रहने देती हूँ, ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वालों को मिटा देती हूँ। चलो, अभी प्रेसिडेंट का क्या है ना, प्रेसिडेंट का के बारे में आप क्या याद रखेंगे? सबसे पहली चीज आप ये याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों कह रहे हैं हम? कि भाई जब सेंसस होता है ना हर 10 साल में, आपको याद है, तो हर 10 साल में जब सेंसस, जनगणना जनगणना जब चालू होता है, जब गिनती चालू होती है, तो सबसे पहली गिनती प्रेसिडेंट से होती है, फिर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट से होती है। तो हम गिनती पहले उनसे करते हैं, इसलिए हम उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, पहला सिटीजन, दूसरा, ऐसे करके हमने गिनती शुरू करी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब पूरे इंडिया के हेड हैं ये, जैसे हमने रिपब्लिक के केस में पढ़ा था। अब देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये देखो कुछ कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, अगर नहीं रखोगे दिक्कत होगी। आप यहाँ पे मैं नोट्स में ये कोशिश करवाती हूँ कि एक भी चीज जो एसएससी के एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है वो ना लिखी जाए। ठीक है, पर ऐसा भी ना किया जाए कि जो इंपॉर्टेंट है वो भी छोड़ दिया जाए कि बच्चा भटकता रहे। देखिए, यहाँ पे आपको एक दो वर्ड दिख रहे हैं, डी जूरे और डिफेक्टो। ठीक है, ये दो टर्म्स है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत यूज किए जाते हैं। प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। नॉमिनल का मतलब क्या? नाम मात्र का। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? वैसा एग्जीक्यूटिव जो केवल नाम मात्र का हो, मतलब केवल साइन वाइन करने के लिए हो, उसके पास असली पावर ना हो। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उसको कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में डी जूरे कहते हैं। ठीक है, डी जूरे यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, सीधे पूछ लेगा कि डी जूरे किससे एसोसिएटेड है, डिफेक्टो या डी जूरे में क्या डिफरेंस है, इस तरह से कुछ भी पूछ लेगा ऑप्शन बना के, उनके तो देने पे है। ठीक है, अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा तो एक रियल एग्जीक्यूटिव भी होगा। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, क्लियर है? जिनको हम डिफेक्टो कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनमें रियल पावर वेस्टेड होती है, मतलब सारा डिसीजन उनके ही थ्रू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, हर चीज वो डिसाइड करते हैं, बाद में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। चलो, अच्छा, यहाँ पे ना आपने देखा होगा कि सब कुछ आर्टिकल वाइज दिख रहा है। क्यों आर्टिकल वाइज दिख रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपने सारे आर्टिकल जितने भी यहाँ पे लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब फालतू के नहीं लिखवाए, बल्कि उतने लिखवाए जितने सीधे एग्जाम में आते हैं। चलो, पहले आर्टिकल 52 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इंडिया शुड हैव अ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन होंगे? हेड होंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के। तो याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन। ये आपके आर्टिकल 52 में बात की गई है। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीज नहीं भूलनी। आर्टिकल 53 में आते हैं। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो होने चाहिए। अभी वो कह रहे हैं 53 में कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए यूनियन की। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब अभी मैंने समझाया ना कि वो सारी चीजों को, जैसे लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें, जितने भी डिसीजन, जितने भी पावर्स एक्सरसाइज किए जाएंगे, ठीक है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, तो सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, प्रेसिडेंट के ही नाम पर। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाऊं तो कैसे होगा? मान लो कोई ट्रीटी करनी है हमको, हम कहेंगे कि भाई प्रेसिडेंट कर रहे हैं ट्रीटी। ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन से होगा ना, प्रेसिडेंट कर रहे हैं ट्रीटी, प्रेसिडेंट के नाम पे ट्रीटी हो रही है। हम कुछ भी करेंगे ना अपनी कंट्री में, कोई भी एक्शन लेंगे, विल टेक ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, डिसाइड ये नहीं करेंगे, आपको भी पता है, डिसाइड कैबिनेट में होता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन नाम इनका होता है। ठीक है, अच्छा, इनको हम सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेड होते हैं ये। ऐसे उनके अपने अपने तो ऐसे डिफेंस हेड तो होते ही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कमांडर इन चीफ होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब आपने क्या याद रखना है, बार बार याद करा रही हूँ, एग्जाम में आता है। आर्टिकल 52 मतलब प्रेसिडेंट होने चाहिए एक। आर्टिकल 53 उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए। आर्टिकल 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि देखिए, इलेक्शन दो तरह के होंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन तो हम लोकसभा का देखते हैं कि हम खुद जाएंगे, जाके वोट देंगे और चुनेंगे कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हम खुद नहीं जाते,
वोट देने के लिए कि अच्छा ये प्रेसिडेंट बनेंगे या ये वो बनेंगे, ठीक है। तो हम सीधे वोट देने नहीं जाते, हम जिनको वोट देते हैं ना, वो वोट देते हैं उनको, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो अगर डायरेक्ट की बात करें आप, तो यहाँ पे वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है। वी आर मतलब, ऐसे छोड़ो, वी वोट कर देती हूँ, हम वोट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली में क्या होता है? इनडायरेक्टली में होता है कि भाई, हम यहाँ पे हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट दे डू, दे वोट ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। तो ये समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। तो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो तो डायरेक्ट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है वो भी डायरेक्ट होता है, उनको हम खुद चुनते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात की जाए, ठीक है, राज्यसभा की बात की जाए, तो वहां पे हम सीधे नहीं चुनते, हमने जिनको चुना है वो उनको चुनते हैं। प्रोसेस समझाती हूँ। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, तो सबसे पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देगा, ये डिसाइड करने के लिए। कौन कौन होगा भैया, ध्यान से समझना, एकदम सीधा एग्जाम में आएगा। कौन कौन होगा? जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्टेड लिखने का मतलब क्या है? कि जितने नॉमिनेटेड होंगे वो नहीं आएंगे। तो आपको पता है ना, पहले लोकसभा में दो नॉमिनेटेड हुआ करते थे, एंग्लो इंडियंस, जो कि खत्म हो चुका है। कौन से अमेंडमेंट से खत्म हुआ? अगर आपको याद हो तो, मैंने कई बार बताया अमेंडमेंट वाले क्लास में भी, 104th अमेंडमेंट, ठीक है। 104th अमेंडमेंट, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। ये 104th अमेंडमेंट से खत्म हुआ है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। राज्यसभा में कौन कौन भैया होता है नॉमिनेट? पता होगा ना, 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कौन करेगा? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, जो कि 543 हैं, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, सॉरी, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते, तो सब दोनों के इलेक्टेड मेंबर। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब ये है कि स्टेट, जितने सारे स्टेट है ना, सबकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, है ना, विधानसभा। तो उसमें जितने भी इलेक्टेड चुने हुए मेंबर होंगे ना, उन सबको उन सबको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी कुछ नॉमिनेटेड होंगे तो नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले उसमें एक हुआ करता था, लेकिन अब वो भी हट गए, ठीक है। तो इसके भी इलेक्टेड मेंबर। अच्छा, अब बात आती है पुडुचेरी एंड दिल्ली की। वहां पे वो स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां के भी इलेक्टेड मेंबर आ सकते हैं। तो अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेगा। पहला, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर। तो केवल इलेक्टेड मेंबर विल टेक पार्टिसिपेट, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर चाहे जहां के भी हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर जो जबकि रिमूवल में करते हैं, अगर रिमूवल नहीं होगा तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। नहीं, ठीक है, यहीं पे बता देती हूँ। देखो, यस, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इलेक्शन में तो नहीं करते, लेकिन उसके उनके रिमूवल में करते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वहां पे अगर रिमूवल होगा ना प्रेसिडेंट का भी, इम्पीचमेंट में बताऊंगी, तो केवल लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप याद रहेगा। अच्छा, मैनर ऑफ इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है। मैनर ऑफ इलेक्शन में ना दो टर्म्स आए हैं नए नए, मतलब दो तीन है ऐसे तो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है भैया, जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट में होगी। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि आप जो पर्चा डालेंगे वो किसी को पब्लिकली पता नहीं होगा, इट्स लाइक वेरी सीक्रेटिव, ठीक है। तो जैसे आपके बगल के, आपके खुद के पार्टी के नहीं पता होगा कि आपने किसको वोट दिया है, राइट। अच्छा, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, पर ये बहुत लंबा, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ट्रिकी है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप याद भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। पर इसमें क्या होगा ना, मान लो जैसे आपके ये चार लोग हैं, ठीक है, ऐसे चार लोग हैं इलेक्शन में खड़े हैं। इनके पास ना सबसे कम वोट आया, ठीक है। मतलब लोगों ने चुना कि भाई नहीं, ये हमें पसंद नहीं है। तो क्या होगा कि इनका जो वोट होगा ना, इन सब में हम बांट देंगे, ठीक है, उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से। खैर, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि याद रखेंगे कि इलेक्शन के मैनर में हम क्या याद रखेंगे, आर्टिकल 55 में कि मैनर ऑफ इलेक्शन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ वोट याद कर लो, क्योंकि अभी मैंने हाल में देखा
किसी एग्जाम में ना सीधे ये पूछ लिया था, एमपी के वैल्यू ऑफ वोट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। एमएलए का वैल्यू वोट होगा, स्टेट पॉपुल, पहले इसका कर लेते हैं। एमएलए का होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर नहीं लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर होगा, इनटू 1000। मतलब ये थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से लिख दूं, मैं फिर बाद में करेक्ट करा के दिलवा दूंगी वैसे तो, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर अलग तरीके से लिखूं तो टोटल पॉपुलेशन बाय इलेक्टेड, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इनटू में 1/1000, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अभी। फिर इसमें क्या होता है, देखो, जितने भी सारे एमएलएज है ना, उनकी जितनी भी वोट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। एमपीज में मतलब लोकसभा के भी ले लो, राज्यसभा के भी ले लो। तो सीधे फॉर्मूला पूछेंगे और ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस ऊपर ऊपर से पूछेंगे। तो हमको एमपीज के वोट वैल्यू में क्या याद रखना है, कि जितने भी टोटल एमएलए के वोट्स होंगे ना, सारे को हम कंबाइन कर देंगे एक साथ। जितने भी एमएलए होंगे, जितने भी हर स्टेट के अपने एमएलए होंगे, उन सब के वोट वैल्यू को, टोटल वोट्स को हम कंबाइन कर देंगे, और डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल एमपीज हैं हमारे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, उसे डिवाइड कर देंगे। एमएलएस की बात करें तो स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल इलेक्टेड एमएलएस हैं, उससे डिवाइड करके और 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो, आई होप ये थोड़ा याद रह जाएगा। बाकी मैं इसको ऐड करवा दूंगी। हम्म अब आर्टिकल 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस सिंपल है, 5 साल का होता है। ठीक है, नो इफ बट, 5 साल का होता है, पर उनको रिजाइन करना हो तो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके जा सकते हैं। ठीक है, मान लो उनको रिमूव भी किया जा सकता है। किस किस तरीके से वो गायब हो सकते हैं, मतलब ऑफिस से, पहले तो या तो 5 साल कंप्लीट करे फिर जाए, फिर क्या हो, रिजाइन कर ले, फिर या फिर रिमूव कर दिया जाए। रिमूव करने की प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। अच्छा, रिजाइन करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान रखना इसमें कि अगर मान लो इनका 5 साल पूरा भी हो गया, फिर भी इनको रुकना ही पड़ेगा, टू मेक श्योर कि जब तक इनका कोई सक्सेसर है ना, वो आ नहीं जाता, क्योंकि जो सबसे हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन है, वो खाली कभी नहीं रह सकती। ठीक है, तो मान लो 5 साल पूरा हो गया, 5 साल 2-3 महीने हो गए, लेकिन जब तक दूसरा बंदा आके प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, तब तक वो जा नहीं सकता। री एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि वो री इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 2 बारी सर्व कर चुके हैं प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन यूएस में है, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर यूएस में है। केवल एक बंदा है कि वो 2 ही बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब केवल 2 ही टर्म सर्व कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, यूएस में है, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन आजकल बहुत क्वालिफिकेशन से पूछने लगे। सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने का मतलब ये ना कि ठीक है, ऐसे तो नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर मान लो इनको थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए कुछ और भी मैनेज करने के लिए दे दिया जाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये कि तुम 2 जगह से पैसे नहीं ले सकते, केवल एक जगह पे पैसे लोगे, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी तो संभालोगे, लेकिन पैसे 2 जगह से नहीं ले सकते। कंडीशन ऑफ ऑफिस मतलब ठीक है, ये तो खैर कभी नहीं आता, लेकिन देख लो, इनको राष्ट्रपति भवन मिलता है, 5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है, जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। और ये ये हाँ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी के मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब एमपी एमएलए ये सब नहीं हो सकते, ये इनको केवल प्रेसिडेंट ही रहना होगा। बाकी अगर कुछ संभालना हो वो सब तो वो संभाल देते हैं, लेकिन ऐसे रह नहीं सकते। ओथ, ओथ ऑफ ऑफिस, किस कौन इनको ओथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ना हो तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये जो ओथ वाली बात है ना, ये हमने कहाँ पे करी है, कौन से स्केड्यूल में किया था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स एफर्मेशन शेड्यूल 3। ये याद रखना है, तुरंत आना चाहिए दिमाग में। आर्टिकल 61, देखो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हर एक आर्टिकल वाइज याद होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की बात करते हैं। देखिए,
इनका इम्पीचमेंट कब होगा, प्रेसिडेंट को निकाला कब जाएगा? सबसे पहले एक ही कंडीशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज अगर वो वॉयलेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का अनादर करेंगे, ठीक है, या उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो ही आप प्रेसिडेंट को निकालेंगे। अभी तक हमारा कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। एक ही रीजन हो सकता है उनको निकालने का। निकालेंगे कैसे? वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, आसान नहीं है। सबसे पहले अगर आपको प्रेसिडेंट को निकालना है, तो आपको ना किसी भी हाउस, लोकसभा चाहे राज्यसभा में, 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, 1/4, ठीक है, 1/4, 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। कि मान लो अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई निकालना चाहिए, ठीक है। तो आप जब 1/4 मेंबर का सपोर्ट लेके आएंगे, उन सबका साइन करा के जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करा सकते हैं आप, ठीक है। आपने दे दिया स्पीकर, मतलब आपने दे दिया, इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आपको 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा ये स्टार्ट करने से पहले। तो आप 14 डे का प्रायर नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को। फिर क्या होगा, जब ये लोकसभा में ये सारी चीजें डिस्कस हो गई, हाँ ठीक है, फिर 2/3 मेजोरिटी से वोट कराया जाएगा। जो स्पेशल मेजोरिटी होती है ना, तो उससे वोट कराया जाएगा। जैसे 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, मान लो 600 लोग हैं, ठीक है, इसका 2/3 कराएंगे, तो 400 लोग कहने चाहिए कि हाँ भाई इनको इम्पीच कर देना चाहिए। देन ओनली इम्पीचमेंट का प्रोसेस पहले हाउस से कंप्लीट होगा। जैसे आप, ये हो गया एक हाउस में, फिर वो दूसरे हाउस को भेजेगा, फिर दूसरे हाउस में भी सेम 2/3 से पास किया जाएगा। देन ओनली कि हाँ भैया इम्पीच किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर मान लो वैकेंसी हो जाती है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट की अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से रेजिग्नेशन हो जाता है, दे देते हैं वो, तो कुछ भी होता है, तो आपको ना जो प्रेसिडेंट की जगह है उसको आपको विद इन 6 मंथ फुलफिल करनी है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देते हैं कोई, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। या फिर मान लो आपको पता चल रहा है कि मई 2026 को प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट का टेन्योर पूरा होने वाला है, तो आपको उससे पहले ही इलेक्शन करा लेना है, ठीक है। ये ध्यान देना है, मतलब बिफोर द टर्म एक्सपायर से पहले ही आपको इलेक्शन करा लेना है, राइट। अब दो पावर्स आते हैं, तीन पावर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 111 करते हैं, प्रेसिडेंट का वीटो पावर आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर में होता क्या है ना, कि आपके पास, प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। आपने देखा ना कि रूल बनता है, लॉज बनते हैं, लोकसभा में से पास होकर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से भी पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है। क्यों आता है प्रेसिडेंट के पास? किस चीज के लिए आता है? सिग्नेचर के लिए आता है, कि भैया आप अपना साइन कर दो, कि जिससे कि ये पास हो जाए। अब प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। देखो, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, अब ये सारे चैप्टर थोड़े लंबे होंगे, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान देना जरूरी है। चलो, अभी क्या होगा, सबसे पहले पॉकेट वीटो से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास आया। प्रेसिडेंट ने क्या किया? कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई एक्शन ही नहीं लिया, चुपचाप से छोड़ दिया, साइन ही नहीं किया। क्योंकि हमको पता है ना कि जब तक लोग, जैसे मैं अगर दिखाऊं, जब तक लोकसभा से पास होके राज्यसभा में और राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे, अगर तीनों चीज नहीं होगी, तब तक कोई भी एक्ट, सॉरी, ओके, कोई भी बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है। तो पॉकेट विटो में वो कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, बिल क्या होगा, लैप्स कर जाएगा, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट विटो की बात करते हैं। वो क्या करेंगे, वो मतलब साइन नहीं करेंगे बिल पे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? उनको नहीं करना है, इसलिए नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? मतलब इट्स लाइक ना, उनको नहीं मन कर रहा है तो ही विल नॉट डू इट। अब ये होता कैसे, मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो, वो साइन तब करते हैं जब उनको कहा जाता है करने को। वो अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते कि उनको साइन करने का मन कर रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए बीजेपी की सरकार, ये थोड़ा सा रिस्की है, छोड़िए हटाइए। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं। ए की सरकार है, बी की सरकार नहीं है, ठीक है। ए कोई बिल पास करता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इसका रूल बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। ए का जो बिल है ना, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। यही तो सरकार चला रहा है, वो प्रेसिडेंट को कहेगा भैया आप साइन कर दो, वो कर देंगे साइन, ठीक है। लेकिन मान लो किसी हालत में, किसी तरीके से, कैसे भी
बिल जो है वो बी का हो, ठीक है, पार्टी बी का कोई बिल हो, वो लेके आई हो, जैसे तैसे करके उसने पास भी करा लिया हो, वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? नहीं साइन करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो यूज कर देंगे, प्राइवेट मेंबर के बिल को साइन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बिल खत्म। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि वो बिल को क्या करते हैं, एक बारी पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं, कहते हैं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप एक बारी रिकंसिडर कर लीजिए। ठीक है, एक बारी के लिए वो भेज सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो में ये होता है, भेजेंगे, पार्लियामेंट बोलेगी नहीं नहीं सब ठीक है जाओ, आप साइन कर दो, तो वो दोबारा नहीं भेज सकते, दोबारा उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तीन तरह के वीटो होते हैं, तीन तरह का आपको ध्यान रखना है। एक और होता है क्वालिफाइड वीटो, पर ये हमारे इंडिया में यूज नहीं होता, तो नो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू राइट नाउ, आपको पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपको पता हो। चलो, अभी आर्टिकल 123 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में रहते हैं, पार्लियामेंट सेशन में रहता है, तो वो तो रूल बना सकते हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट हमेशा सेशन में रहता है? नहीं। ठीक है, वो जैसे सुना है ना आपने, विंटर सेशन, मॉनसून, इस तरह से सेशंस होते हैं, अभी बजट सेशन था, तो इस तरह से सेशंस होते हैं। जब 2-3 महीने का सेशन का पीरियड चल रहा होता है ना, तो कोई बिल पास होना होता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट नहीं रहती है सेशन में, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी? आती होगी, किसी बिल या किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, तो अर्जेंट केसेस में वो खुद से एक ऑर्डिनेंस बनाते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून बनाते हैं जो, जिसके सहारे सारा काम हो सकता है। मान लो जो नियम बनाना है वो नियम ही है, वो जो एक्ट बोल रहे हैं ना, लॉ बोल रहे हैं ना, वो ऑर्डिनेंस भी एक लॉ ही है। ठीक है, तो वो बना देंगे। लेकिन लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, ठीक है, विद इन 6 वीक, जैसे मान लो आज वो आई है, मान लो आज 1 अप्रैल को आई है, ठीक है, तो मेरे पास टाइम कितना है, 1 अप्रैल से 1 मई, और 1 मई से लेके 15 मई, मेरे पास 1.5 मंथ का टाइम है कि मैं इस जो ऑर्डिनेंस मैंने प्रेसिडेंट ने बनाया ना, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे और उसको पास करा ले कि हाँ भाई ठीक ठीक, ये ऑर्डिनेंस तो सही है, इसको पास होना चाहिए। राइट, ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, मैक्सिमम और खींचा जा सकता है, तो कहां तक खींचा जा सकता है कि बिल बना, ऑर्डिनेंस का बिल, जो ऑर्डिनेंस बनना था वो ऑर्डिनेंस बना, 6 महीने तक वो चल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब, नहीं पास अगर हुआ ना, तो वो 6 महीने तक चलेगा। अगर आप पार्लियामेंट पे नहीं लेके जा पाए तो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, 6 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगी तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं आर्टिकल 123 के अंदर में। और लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है, उसको विद इन 6 वीक उसको क्या कराना है, वेरीफाई कराना है, मतलब उसको फिर से उनके सामने रखना है, जिससे कि वो हाँ कह दे कि हाँ ठीक है भैया। अच्छा, ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केसेस में नहीं बनाया जा सकता, नॉर्मल अगर कोई छोटा मोटा लॉ बनाना हो तो किया जा सकता है, बाकी उसके केस में नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 143 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें आपकी क्या राय है, क्या सलाह है। लेकिन जो भी वो सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देगा ना, प्रेसिडेंट माने या ना माने वो उनकी मर्जी है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, पर वो पूछ सकते हैं। अब ये आई थिंक बेसिक समझ में आ गया है, तो ये थोड़े से पावर्स विल एक्सप्लेन एंड देन फिर मैं आपको बस वो कंपैरिजन करके बता दूंगी। ज्यादा हार्ड नहीं, देखिए डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होगा ना कि अभी प्रेसिडेंट से नहीं आएगा, पार्लियामेंट से सवाल नहीं आएगा, तो फिर कहाँ से आएगा? और क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपको क्वेश्चन में नहीं मिले, टर्म्स नहीं मिले, तो उसको आप ऐड करते जाना अपने नोट्स में। ठीक है, देखो पावर्स प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, सब तरह की पावर है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव पावर समझा चुकी है, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं आर्टिकल 53 के अंदर में। किसको किसको अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, गवर्नर को यही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के हेड को, ठीक है, जो कैग होते हैं ऑफ कोर्स, उनको वो ही अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन को वही अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट वाला जितना काम है ना, वो सब वही करते हैं। ठीक है, इन केस अगर रिमूव करना हो, इन केस अगर रिमूव करना हो, तो मिनिस्टर्स को, गवर्नर को, ये सब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या, ये रिमूव भी यही करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हाँ ठीक है, फिर ये क्या करेंगे,
कि ये सब तो बढ़िया चल रहा है, रिमूवल और अपॉइंटमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, कैसे? ये तो स्टेट की बात हो रही है ना, गवर्नर अपॉइंट करेंगे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वहां के उनके हेड यू अपॉइंट करेंगे। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है वो कैसे चलेगा? क्या लक्षद्वीप का मैनेजमेंट जरूरी नहीं है? अंडमान निकोबार का नहीं है? ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे और उनको भेज देंगे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह यूनियन टेरिटरी में। वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि वही हेड होते हैं, प्रेसिडेंट की जगह पे वो जाके वहां पे सारा काम वाम देखते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, ध्यान से देखना। लेजिस्लेटिव पावर में होता है कि अगर पार्लियामेंट का सेशन बुलाना, समझते हो, कि जैसे अभी प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं अब तो कुछ भयानक सा हो गया है, अब पार्लियामेंट को मीटिंग कर लेनी चाहिए, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, समन करेंगे, ठीक है, वो पार्लियामेंट को बुलाएंगे, उनकी बैठक को बुलाएंगे, ठीक है। जब भी जब भी नया सेशन शुरू होता है, मान लो 5 साल हो गया किसी का पूरा, इलेक्शन फिर से हुआ, फिर एक नई सरकार बनी, ठीक है। जब इलेक्शन के बाद जब फ्रेश लोग आते हैं ना चुन के, जो पहला दिन होता है पार्लियामेंट का अगले 5 साल के लिए, उसको पहले दिन को वो अच्छा, हर साल के भी कर सकते हैं, ठीक है, पर उस दिन का तो करते ही करते हैं, पर हर फर्स्ट जो सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद का, उसको एड्रेस खुद प्रेसिडेंट करते हैं, और हर साल के फर्स्ट सेशन को भी एड्रेस प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉमिनेट, नॉमिनेट वाली याद रखनी है कि नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को राज्यसभा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को राज्यसभा में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे ना एक बात पूछा जा सकता है कि किस किस बेसिस पे नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे तो किस किस बेसिस पे, पहले तो आर्ट जरूर होगा, ठीक है, और क्या होगा, लिटरेचर होगा, फिर साइंस होगा, और आई थिंक सोशल सर्विस होगा, ठीक है। इन चार चार के बेसिस पे वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर को। अब दो पहले एंग्लो इंडियंस लोकसभा में भी नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब नहीं होते, कौन से अमेंडमेंट से, 104th अमेंडमेंट से, ठीक है। मैं वीटो पावर बता चुकी हूँ, तो यहाँ बताने का कोई पॉइंट नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी बताने का कोई पार्ट नहीं है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। और ये लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। चलो, पार्डनिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी है, लेकिन जो सबसे यूनिक और अच्छी अच्छी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग पावर अगर किसी के पास है तो प्रेसिडेंट के पास है, पर थोड़ी का कम करके गवर्नर के पास भी है, पहले तो ये याद रखना है। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में आता है। अब पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है, कि जैसे एक प्रेसिडेंट है, हमने तो ये देखा ना कि एक लेजिस्लेटिव होगी जो रूल बनाएगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी जो एग्जीक्यूट करेगी, एक जुडिशरी होगी जो सजा देगी, ठीक है, या कुछ इस तरह का डिसाइड करेगी सजा वजह पे, ठीक है, किसको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो अपने प्रेसिडेंट है उनके पास ये तीनों पावर होती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव आपने देख लिया, अब जुडिशरी देखो। जुडिशियल पावर में क्या होता है, कि पार्डन, इसमें ना 5 तरह के होते हैं, कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलती वलती करी है, ठीक है, कोई गलती करी है, उसको क्या करेंगे, पार्डन करके पूरी तरह से उसकी गलती को माफ कर देंगे, कि हाँ भाई ठीक है, कोई लोड नहीं है, चलो बढ़िया, जाओ अब तुम, ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर क्या, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या होता है, मान लीजिए इसमें ना थोड़ा सा बस फॉर्म चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे कोई आया दरख्वास्त लेके कि भाई मेरे को ना डेथ पेनल्टी मिल गई है, ठीक है, तो डेथ पेनल्टी को चेंज करके वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर देंगे, कि भाई ठीक है, जान से मत मारो, लेकिन पूरे टाइम ये जेल में रहेंगे, राइट। रिमिशन का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी को बहुत लंबी सजा मिल गई, उसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मान ली कोई ऐसे प्रेग्नेंट है, कोई डिसेबल है, या कोई वैसी कुछ दिक्कत है, पर्टिकुलर स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो सजा को कम कर देते हैं, ठीक है। और रिप्राइव का मतलब क्या होता है, कि उनको जैसे बेल वेल होती है ना, उस तरह की चीजें, मतलब बेल वेल दे देते हैं, उस तरह की चीजें उनको मिलती है स्पेशल केसेस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, 5 तरह के होते हैं, ये पांचों नाम कभी ना कभी आई जाएंगे, जैसे अपने रिट है ना, रिट आर्टिकल 32 के अंदर, वैसे ये हैं, कभी भी आ सकते हैं। हर एक का मतलब क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये ध्यान देना है कि क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है केवल और केवल यूनियन लॉ से जो केसेस है ना, यूनियन लॉ जहाँ पे सेंटर लेवल पे जो नियम बने हुए हैं, उसको अगर कोई वॉयलेट करता है और उसके ऊपर सजा दी गई है, तो उस पे बेस्ड केसेस के लिए वो माफी वाफी दे सकते हैं, ठीक है। फिर गवर्नर डेथ सेंटेंस को डील नहीं करता, ठीक है, मतलब जैसे अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है ना, यहाँ पे देखो, पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली माफ ऑफ कर देना,
कि भैया ठीक है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं है, तुम एकदम फ्रेश हो, तुमने आज तक एक चीटी भी नहीं मारी, ऐसा कह के पार्डन करके सब कुछ उसका रिकॉर्ड क्लीन करा के भेज देंगे उसको। ठीक है, उनके पास ये पावर है। लेकिन अगर गवर्नर के पास भी बाकी सारे पावर है, पर वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल एडवाइस के लिए बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनको ये सब डिसाइड करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा या किसी जुडिशियल हेड से पूछना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। ठीक है। अब इनके पास मिलिट्री पावर भी होती है, मैंने बताया था सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस के। अगर कोई भी पार कुछ वॉर होती है, कोई भी पीस टेरिटरी होती है, कोई भी कुछ भी किया जाता है, ठीक है, दूसरी कंट्री पे, वो सब ये कहा जाता है कि हम प्रेसिडेंट के नाम पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का ही होता है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या होता है कि हम हर कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स भेजते हैं। आईएफएस होता है ना, कुछ लोग अ, अभी एमईए में जाएंगे एसएससी से पढ़ के, पर उनके हेड जो आईएफएस होते हैं, यूपीएससी से लगते हैं, वो डिप्लोमेट्स होते हैं, मतलब वो एम्बेसडर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने एम्बेसडर्स जो होते हैं, हेड जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको एम्बेसडर कहते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन कंट्री में अपॉइंट करते हैं कि अच्छा यूएस का एम्बेसडर है, ये चाइना का एम्बेसडर है। तो वही वो सारे हाई कमिश्नर जो होते हैं वो डील करते हैं सारे मैटर को, इंडिया की बातें जाके उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बातें इंडिया को बताते हैं। इस तरह से हम उनके साथ एक अच्छा तालमेल बनाते हैं। ठीक है, सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज इनके नाम पे होती है। इमरजेंसी पावर, सारी की सारी पावर है प्रेसिडेंट के पास है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल याद कर लीजिए जितनी जल्दी, डे वन से पढ़ रहे हैं इमरजेंसी। ओके, अब हमको प्रेसिडेंट और गवर्नर में कंपैरिजन करना है, पर मैं आपको यहां से ना करके पूरी की पूरी गवर्नर के साथ ही बता देती हूँ। पर पहले ये कर लेते हैं। देखो, ये चार इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आपको कर लेनी चाहिए। पहले पहला क्या है, ये पूछे से करते हैं। 1/4, 104th जो है, 104th में क्या होगा, एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। अभी 42nd में क्या हुआ, ये मेक श्योर यहाँ से देख लेते हैं। 24th में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को मैंडेटरी किया गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो आपको साइन करना ही करना पड़ेगा। आप उसको विटो पावर यूज करके विद होल्ड नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। समझ गए, अभी तो कह रहे थे कि विटो पावर यूज कर लेंगे, लेकिन वो विटो पावर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं कर सकते। अभी 42nd, 42nd के केस में क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट में क्या होता, ये बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट खुद से कुछ डिसाइड करेगा नहीं चलेगा, जो सीओएम बोलेगी, सीओएम का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सीओएम बोलेगी वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो पीएम जो है, पीएम और उनके जो मंत्री परिषद है, सीओएम है, ये जो भी बोलेंगे वो सब प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। उन शायद वो एग्री ना भी करते हो, फिर भी मानना पड़ेगा। 44th में क्या होगा कि उन्होंने क्या किया, 44th में प्रेसिडेंट को पावर दिया कि अगर उनको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है इस बिल में, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि भाई हम चाहे तुम्हें ऊंट को बकरी कहने को कहे तो तुमको कहना पड़ेगा, लेकिन 44th में थोड़ा करेक्ट करके बोला कि अगर लगे कि नहीं भाई ऊंट तो ऊंट होता है ना, बकरी नहीं है, तो एक बार आप उनको भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, एक बार देख लीजिए, ये तो हमको ऊंट लग रहा है, ठीक है, ऐसे बोल के आप भेज सकते हैं। फिर भी लेकिन वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये बकरी है, तो उनको मानना पड़ेगा। पर वो एक बार उनको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। 44th में ये हुआ, और 104th का तो पता ही है। ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन है ना प्रेसिडेंट और गवर्नर का, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, वाइस प्रेसिडेंट इसके बाद देख लेना, 2 ही पेज के नोट्स हैं, एक बार ये देख सकते हो, सेम चीजें हैं इसमें, जो मैंने एक्सप्लेन की उसी से रिलेटेड है, तो कोई नई चीज है नहीं, तो वो आप खुद पढ़ सकते हो। अच्छा, गवर्नर, देखो गवर्नर का ना सब कुछ जैसे जैसे प्रेसिडेंट का है वैसे वैसे इसका भी है, तो एकदम सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कम था वो मैंने बता ही दिया। ये यहाँ तक आप खुद पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अब आपको कंपैरिजन बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या क्या वो है। ठीक है। जैसे अगर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर का देखें तो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अब हो तो चुका है प्रेसिडेंट, अब बस हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम गवर्नर के केस में देखें तो इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज मिलकर करता है। क्या कौन होते हैं उसमें, सारे इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं। टर्म क्या होता है, 5 साल का होता है, इनका भी 5 साल का होता है, लेकिन इनका फिक्स टर्म होता है, लेकिन इनका क्या होता है, 5 साल का होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट्स के प्लेजर पे रहते हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इनको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इनको लगे कि नहीं नहीं ये अच्छा काम नहीं कर रहे, या जो भी उनका रीजन हो वो हटा सकते हैं उनको, जिसको कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। 5 साल है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पे 5 साल फिक्स है, कोई नहीं निकाल सकता। सॉरी। रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट में क्या है, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनका क्या है, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। जैसे आपने देखा ना, राजेंद्र प्रसाद भी 2 टर्म के लिए थे। फिर से
रीअपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात चल रही है। फिर वो इलेक्शन और ठीक है, फिर से री इलेक्शन हो सकता है उनका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिमूवल कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, प्रेसिडेंट को लगेगा कि चलो निकाल देते तो निकाल देंगे। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं? इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35 प्लस ईयर्स होने चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनका स्टेट कैसा होना चाहिए, कौन सा स्टेट से बिलोंग करनी चाहिए, बल्कि गवर्नर के साथ है। थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मान लो अगर उड़ीसा का गवर्नर बनाना है, अगर हम उड़ीसा के ही बंदे को बनाएंगे तो उसको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी, तो हो सकता है कि वो बायस्ड रहे थोड़ा। इसीलिए हम उड़ीसा का अगर बनाना है ना, तो हम उसको शायद गुजरात के बंदे को उड़ीसा का गवर्नर बना देंगे। तो क्या पता उसको, है ना? उसी तरह से उड़ीसा को बना देंगे कश्मीर का गवर्नर, कैसे क्या पता उनको। तो बस इनका ये मानना जाता है, कोई रूल तो नहीं है, पर कन्वेंशन ये कहता है कि जो गवर्नर है वो उसी स्टेट के नहीं होने चाहिए। ठीक है, पावर्स की बात करें, ये अगेन ये भी नॉमिनल हेड होते हैं, ये भी नॉमिनल हेड होते हैं। इसकी भी जो पावर होती है, ये सीओएम मतलब स्टेट के सीओएम के पास होती है। यहाँ पे इनके सेंटर के सीओएम के पास होती है, पीएम एंड सीओएम के पास होती है। यहाँ पे सीएम एंड सीओएम के पास होती है। ठीक, चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद, यहाँ प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद। अपॉइंटमेंट के केस में ये इन सब का अपॉइंटमेंट करते हैं, ये इन सब का अपॉइंटमेंट करते हैं, बता चुकी हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस पावर इसका 123 में, इसका 213 में, ये याद रखना है। ऑर्डिनेंस पावर की बात करें तो ये 123 में है, ये 213 में है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये इम्पोज करते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। गवर्नर, और ये गवर्नर क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, राइट? ये एडवाइस करेंगे कि इस जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ये उस चीज को लगा देंगे। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो ये दोनों सेम काम करते हैं। वही काम ये स्टेट लेजिस्लेचर में करते हैं, वही काम ये पार्लियामेंट में करते हैं। ठीक है, सेम काम, यहाँ पे भी सेम काम। अब यहाँ पे क्या होता है कि मनी बिल के लिए कोई वेटो पावर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे भी कोई वेटो पावर, मनी मनी बिल के लिए कहीं पे कोई वेटो पावर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे इनके पास पॉकेट वेटो पॉसिबल है कि भाई ये रख के भूल जाओ पॉकेट में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों का सेम है कि पहला सेशन ये एड्रेस करेंगे। अच्छा, ये जॉइंट सेशन वाला थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी क्या होगा ना कि लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठ के कोई मीटिंग करेंगे, ठीक है, इसको जॉइंट सेशन कहते हैं। और इसको कौन लीड करेगा? प्रेसिडेंट। ऐसे तो हमेशा प्रेसिडेंट के करने की जरूरत नहीं है, लोकसभा के भी स्पीकर कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, अगेन सेम है। ये मनी बिल के मनी बिल को मनी बिल लाने से पहले आपको रिकमेंड कराना पड़ता है। ठीक है, कि भाई हम मनी बिल ला रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रायर रिकमेंडेशन देते हैं स्टेट को, ये प्रायर रिकमेंडेशन देते हैं सेंटर को। बजट ये स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये स्टेट कंटीजेंसी फंड को मैनेज करते हैं, और ये इन टोटल पूरा ओवरऑल इंडिया का। डिस्क्रिशनरी पावर में, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ना बाउंड है कि पीएम और सीओएम जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नर के केस में क्या है, इनका जो डिस्क्रिशन है ना, अपने मन से काम करने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इनको अगर लगेगा कि ऐसे सब कुछ ठीक भी है, थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम, पर इनको अगर लगेगा कि नहीं यहाँ की कंडीशन खराब है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, ये उनके डिस्क्रिशन पे। ठीक है, तो ये उनका डिस्क्रिशन है। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें लगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो इनके पास डिस्क्रिशन पावर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बाकी ये सब तो सेम है। पार्टनिंग पावर में बस ये याद रखना कि ये सिर्फ स्टेट लॉ के ऊपर सारी चीजें करते हैं, ये ऑल सारे स्टेट और सेंटर सारे लॉज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये डेथ पेनल्टी के को भी पार्डन कर सकते हैं, यहाँ पे ये डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकते। हाँ, इम्यूनिटी एंड लीगल स्टेटस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो सिंपल है कि अगर ये उस वक्त गवर्नर हैं, तो इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट, इनको ना क्रिमिनल सिविल कोई भी प्रोसीडिंग है, मतलब कुछ भी इन्होंने कर दिया तो इनकी कोई गलती नहीं है कायदे से। तो अगर मान लो इनकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन पे कुछ नहीं होगा, उनके ड्राइवर पे होगा, क्योंकि गाड़ी तो उनका ड्राइवर चला रहा था ना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इनको कुछ नहीं होगा, चलो। ठीक है, सिविल केसेस में बाद में बुलाया जा सकता है, पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बुलाना भी है तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, वो भी जब इनका टेन्योर खत्म हो जाए, ऐसा या सेशन में उस तरह से ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो सोर्सेस दिए रहते हैं, लक्ष्मीकांत पे ही बेस्ड रहता है। आपको चाहिए तो आप ये आर्टिकल्स पहले से पढ़ लेना। देखो ये सब आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना, मैं आपको केवल भाव समझा सकती हूँ।
भाव समझ में आने के बाद आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार खुद से पढ़ना, एक पेज का अपना नोट्स बनाना, छोटा 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 लिखना, जो आपको याद रहे उसको मत लिखना, जो याद ना रहे केवल उसको लिखना, और क्विजेस करना। मैं एक बार आपको क्विजेस का दिखा देती हूँ, रोज मैं आपको बताती हूँ। हम्म, अब थोड़े से लंबे क्लासेस होंगे क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, पार्लियामेंट बड़ा है। अब जैसे मैंने हमेशा बताया, लेक्चर देखो, नोट्स वोट्स पढ़ लो, क्विज जरूर लगा लेना। यहाँ पे एक्टिव रिकॉल के सेशन मिल जाएंगे। अभी ऐसे पूछो अपने आप से कि फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करता है? आर्टिकल 52 डिफाइन करता है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भैया? राजेंद्र, पता है ना? ये 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, ये 20 में पूछा है। करंट प्रेसिडेंट देखो 2024 में सीपीओ में पूछा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, कौन सा? आर्टिकल 53। तो इस तरह से आपको खुद से याद करना है। माइंड मैप से भी रिवाइज कर सकते हो और इतने सारे टेस्ट दे सकते हो। लास्ट वाला टेस्ट स्टेट पीसीएस यूपीएससी बेस पे होता है, तो वो जरूर देना है, सारे देने हैं, उससे सीखना है। आई होप इट्स क्लियर। बाकी अगर आप नहीं हो अंडरस्टैंड एसएससी का पार्ट, तो यू मस्ट ज्वाइन इट। टेलीग्राम चैनल पे यू गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन। उधर आपको काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। और हमारे मेंटरशिप बैच भी लॉन्च हो चुके हैं। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, टेक इट। देखिए, कारण समझाती हूँ। उसमें ये जो जीके एचवाईटी सीरीज चल रही है ना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें फायदा आपका ये है कि अगर आप एक ऐसे प्राइवेट मेंटरशिप का पार्ट है, तो आप आराम से एक ऐसे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं ना जहाँ पे सब सीरियस है। वहां पे कोई फालतू की बातचीत, कोई इधर उधर की चीजें नहीं होती, वहां पे केवल पढ़ाई होती है। कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ चीजें छूट गई, कुछ कमी रह गई, तो वो सारी आपको कुछ दिक्कत हो रही है, आपको मान लो मॉक में आपको एनालाइज करने में दिक्कत हो रही है, वी विल हेल्प यू ना, ठीक है। तो वो जरूरी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी मदद करे लोग और आपके ही बराबर के बच्चे हो, एक कॉम्पिटिटिव माहौल रहे। तो आप, मेरा तो सुझाव वही रहेगा कि आप कंप्लीट मेंटरशिप ज्वाइन करिए, विच इज लाइक नॉट दैट ह्यूज। अगर नहीं होता है तो फिर जीके एचवाईटी सीरीज तो है ही, ठीक है। आप प्लीज जाके ऐप पे जरूर एक्सप्लोर करें। थैंक यू।